सो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सॉरी, थोड़ा सा ज़्यादा डिले हो गया हम लोगों को। हाँ जी, वेरी इंपॉर्टेंट क्या बोल रहा हूँ। वेरी गुड मॉर्निंग। खैर, सॉरी यार, थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि कुछ दिनों से मैं बीमार था, 4 to 5 डेज। उसका 2-3 दिनों में जब मैं ठीक हुआ तो जिससे मैं आपके लिए रिकॉर्ड करता हूँ वीडियोस, आपका ये टैबलेट पेन बेकार हो गया, तो वो सब कुछ ठीक हो गया। तो हम शुरू करेंगे हमारी केमिस्ट्री, ठीक है। ये हमारा है क्लास 9th, ठीक, एनसीईआरटी क्लास 9th की चैप्टर नंबर 1। इसका नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। तो हमारे चारों तरफ जो भी चीजें आइटम मिलता है वो सारा क्या है, आइटम मेरा मतलब है मैटर से, और कोई मैटर नहीं है इसमें, ठीक है। तो जी स्टार्ट करते हैं। अच्छा खासा चैप्टर है, और इसके बाद आपको 20th तक ये सारी वीडियोस मिल जाएंगी, तो यू नीड नॉट टू वरी अबाउट दिस। तो स्टार्ट करते हैं, 20 तक मैं सारी वीडियोस बना दूंगा। केमिस्ट्री और हमारा बायो दोनों खत्म हो जाएंगे, शेड्यूल कर दूंगा स्लोली स्लोली, आप लोग देखते रहो इसको, ठीक है। मैं इसलिए शेड्यूल कर रहा हूँ क्योंकि आप लोग, आपके लिए इजी हो जाए, टफ ना रहे, डेली एक वीडियो बायो और एक लाइक केमिस्ट्री की, तो आपके लिए इजी हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं, यहाँ से कि भाई एज वी लुक एट आवर सराउंडिंग, तो हम चारों तरफ देखते हैं, वी सी अ लार्ज वेराइटी ऑफ थिंग्स। डिफरेंट डिफरेंट साइज होता है, शेप होता है, उनका टेक्सचर डिफरेंट होता है, ठीक है। सो एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स क्या है, इज मेड अप ऑफ मटेरियल से बना हुआ है, विच साइंटिस्ट हैव नेम्ड मैटर। साइंटिस्ट ने उनको दे दिया है नाम मैटर। हमारे लिए वो मटेरियल से बना हुआ है, बट एज पर द साइंटिस्ट जो भी है उन्होंने बोला वो मैटर से बना हुआ है। तो चाहे वो हवा हो जिससे हम सांस में लेते हैं, खाना जो हम खाते हैं, कपड़े पहनते हैं, स्टोन्स, क्लाउड्स, स्टार्स, प्लैनेट्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स, इवन अ स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर और अ पार्टिकल ऑफ सैंड, मतलब कि रेत का कण, एवरीथिंग इज मैटर। हर चीज क्या है, एक मैटर है। यानी कि मैटर को हिंदी क्या बोलते हैं, आई थिंक द्रव्य बोलते हैं, या पदार्थ, पदार्थ बोलते हैं, हाँ, ठीक है। वी कैन ऑल्सो सी as we look around that all the things mentioned above occupy करती हैं space and have mass, उनका कुछ ना कुछ भार भी होता है। so in sorry द्रव्यमान होता है। so in other words they have both mass and volume। तो very important, यहाँ से हमारा पहला कॉन्सेप्ट बन के आ गया है, that is जो भी हमारा मैटर होता है that have mass and also volume। got it, लिख लो, पहला कॉन्सेप्ट यही है। So since early times human beings have been trying to understand their surroundings, को समझने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। तो अर्ली इंडियन philosophers क्लासिफाइड करते हैं मैटर इन द फॉर्म ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट्स। ये पीवाईक्यू हमारा CAPF 2021 का, तो मैंने एग्जाम दिया था, उसमें क्वेश्चन आया था कि पंच तत्व में क्या क्या आते हैं। तो उसमें एयर, अर्थ, फायर, स्काई, वाटर। उसमें शायद फायर हटा दिया था, उसमें फायर की जगह लिख दिया था एयर, अर्थ, स्काई, वाटर एंड लैंड। तो अर्थ और लैंड में मेरे को बताओ डिफरेंस क्या है, ठीक। एक ऐसा भी ऑप्शन था, तो बहुत हंसी आई थी मेरे को। खैर, देख रहे हो, आपको एनसीईआरटी पढ़ने से क्वेश्चन हो जाएंगे आपके। सो अकॉर्डिंग टू देम एवरीथिंग लिविंग और नॉन लिविंग जो भी है वाज मेड अप ऑफ दीज 5 बेसिक एलिमेंट्स हैं। रट लो ये हमारे, हवा, पानी, ठीक है। तो हवा, जमीन, आग, आसमान और पानी। so ancient Greek philosophers had arrived at a similar classification of matter. So modern day scientists have evolved two types of classification of matter based on their physical properties and उनके chemical nature। दो तरह के nature हैं उनके, अब उनके बात करेंगे। So in this chapter we shall learn about matter based on its physical properties, chemical aspects of matter क्या है will be taken up in आगे आने वाले चैप्टर। तो इसमें हम सिर्फ बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी, उनके भौतिक गुणों के बारे में, ठीक। तो फिजिकल नेचर ऑफ मैटर की बात करते हैं भैया। तो सबसे पहला है कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। तो हमारा पदार्थ है वो कणों से, पार्टिकल्स यानी कि कण, ठीक है। ये हमारा कणों से मिलकर बना हुआ है हमारा मैटर। तो फॉर अ लॉन्ग टाइम टू स्कूल्स ऑफ थॉट यहाँ पे बना दी कि मतलब दो विचारधाराएं चल रही हैं, प्रीवेल्ड रिगार्डिंग द नेचर ऑफ मैटर। वन स्कूल यानी कि एक बोलता है बिलीव मैटर टू बी कंटिन्यूस लाइक अ ब्लॉक ऑफ वुड हो सकता है, वेयर एज दूसरा थॉट क्या बोलता है कि भाई मैटर वॉज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स लाइक सैंड। कोई एक बोल रहा है कि एक लकड़ी का बड़ा टुकड़ा, एक बोल रहा है कि छोटे छोटे टुकड़ों से मिलकर बना होगा मैटर। सो लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू डिसाइड अबाउट द नेचर ऑफ मैटर, कि वो कैसा है, कंटिन्यूअस है या फिर किसी एक पर्टिकुलर है। तो यहाँ से इन्होंने एक एक्टिविटी की है। अब उन्होंने क्या एक्टिविटी की है हमारे लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, बाकी ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं।
इन्होंने एक 100 ml का बीकर लिया, ठीक है, उसको आधा भर लिया विद वाटर एंड मार्क द लेवल ऑफ वाटर, पानी जितना भरा उतना कर लिया, मार्क कर लिया, ठीक। कुछ उन्होंने सॉल्ट या फिर चीनी डाली उसमें विद द हेल्प ऑफ ग्लास रॉड, ठीक है, इसे डाला। सो ऑब्जर्व एनी चेंज इन वाटर लेवल, सो व्हाट डू यू थिंक वाज हैज, मतलब क्या हाइट, मतलब उसकी बड़ी है, वाटर लेवल बढ़ा या घटा? तो मुझे नहीं लगता बढ़ेगा या घटेगा। सो इन ऑर्डर टू आंसर दीज क्वेश्चंस वी नीड टू यूज द आइडिया दैट मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। अगर हम ये बोले कि मैटर बना हुआ है पार्टिकल से, तो हम इस आइडिया यूज करेंगे। तो व्हाट वाज देयर इन द स्पून, चम्मच में क्या था, चीनी या फिर शुगर, सॉरी चीनी या फिर सॉल्ट। सॉल्ट से याद आया, मेरा जो टैबलेट है उसमें सॉल्ट गिर गया था, जो बाद में पिघल के उसका पानी बन गया, जो अंदर घुस गया था और वो उसको जला दिया मेरा सॉकेट, तो इसलिए प्रॉब्लम आ रही थी, ठीक है। सो हैज नाउ स्प्रेड थ्रू आउट द वाटर, तो जो भी था हमारा चीनी या फिर नमक वो सारा इसमें पानी में घुल गया है, तो इसलिए उसका जो वाटर लेवल है वो सेम रहेगा, वो घटेगा या बढ़ेगा नहीं, ठीक। So when we dissolve salt in water, the particles of salt get into the space between particles of water. मतलब जो हमारा एक गिलास है उसके अंदर जो पानी भरा हुआ है उसके बीच में जो भी स्पेस है, तो हमने जो सॉल्ट डाला अलग से, ठीक, तो उस सॉल्ट के जो भी पार्टिकल्स हैं वो भी इसी में मिल जाएंगे, तो हमारा स्पेस जितना भी था पानी का उतना ही रहेगा, सॉरी लाइक जितना भरा हुआ था उतना ही, घटेगा बढ़ेगा नहीं, उनके बीच में सेट हो जाएगा, ठीक। सो हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स ऑफ मैटर। अभी बोला कि भाई ये मैटर जो है हमारे पार्टिकल्स, मैटर के पार्टिकल्स, पदार्थ के कण कितने छोटे, ठीक है। सो इन्होंने एक एक्टिविटी की है उसके लिए, हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट है नहीं एक्टिविटी, तो हम सीधे यहाँ पे चलते हैं। इसकी एक्टिविटी जो की ना यहाँ पे बता रहे हैं हमको कि एस्टिमेटिंग हाउ स्मॉल आर द पार्टिकल्स ऑफ मैटर, कितने छोटे हैं, विद एवरी डाइल्यूशन दो द कलर बिकम्स लाइट इज इट स्टिल विजिबल। पानी था, इन्होंने एक एक चम्मच में कुछ डाला है, बताऊंगा क्या डाला है, धीरे धीरे इसका कलर कैसा होता रहा ये बताएंगे। So this experiment shows that just a few crystals of potassium permanganate, इसको हम बोलते हैं हमारे केमिस्ट्री लैंग्वेज में KMnO4, ठीक, KMnO4, पोटेशियम परमैंगनेट कैन, ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि पोटेशियम परमैंगनेट कैन कलर अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर, मतलब 1000 लीटर तक के पानी को इस कलर में कौन मिला कर सकता है, थोड़ा सा KMnO4 डाल दो, पानी रंग बिरंगा हो जाएगा, ठीक। So we conclude that there must be millions of tiny particles, मिलियंस में होंगे टेनी छोटे छोटे पार्टिकल इन जस्ट वन क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमानेंट, मतलब KMnO4 के एक छोटे से चम्मच में बहुत सारे, मतलब मिलियंस में ही होंगे छोटे छोटे पार्टिकल्स, जो हमारा 1000 लीटर पानी था उसके बीच में जाके सारे भर गए, और ज्यादा मतलब जैसे जैसे एक एक ड्रॉप हम डालते गए KMnO4 की, उसका कलर और गाढ़ा होता चला गया, ठीक। तो विच कीप ऑन डिवाइडिंग देमसेल्फ इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल्स, तो जो मिलियंस जो भी थे ना वो अपने आप को और डिवाइड करते चले गए, मिलियन बिलियन बनते ट्रिलियन बनते चले गए। तो द सेम एक्टिविटी कैन बी डन यूजिंग 2 ml ऑफ डेटॉल, आप डेटॉल यूज कर लो इंस्टेड ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट, यानी कि KMnO4 की जगह हम डेटॉल यूज करें, so the smell can be detected even on repeated dilution। आपको स्मेल आती है ना डेटॉल की, तो वही बता रहा है। so the particles of matter are very small, पहली बात ये क्लियर होगी, दे आर स्मॉल बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन, वो हमारी सोच से भी बहुत छोटे हैं, मैटर के पार्टिकल्स कण जो भी है। अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर के, उनके गुण क्या हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। सो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन हिम, ये लिख लो आप अलग से, जो भी हमारे मैटर के पार्टिकल्स हैं उनके अपने बीच में स्पेस रखते हैं, ठीक। जैसे कि आपको बताया था ना पानी है, पानी पार्टिकल्स हैं जो बहुत सारे, उनके बीच में भी स्पेस है, पहली चीज क्लियर होगी, ठीक है। यहाँ पे एक्टिविटी दे रखी थी कि वी सॉ दैट पार्टिकल्स ऑफ शुगर या फिर सॉल्ट, डेटॉल या फिर पोटेशियम परमैंगनेट गॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन वाटर, सिमिलरली व्हेन वी मेक टी, जब हम चाय बनाते हैं, कॉफी बनाते हैं या फिर नींबू पानी बनाते हैं, तो पार्टिकल्स ऑफ वन टाइप ऑफ मैटर गेट इनटू द स्पेसेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ द अदर, कि मान लो अगर हम नींबू पानी बनाते हैं तो जो हमारा पानी है, पानी की जो भी पार्टिकल्स हैं उसके अंदर, अब हमने अलग से नींबू डाला तो नींबू के जो भी पार्टिकल्स आएंगे वो उसके बीच में घुल जाएंगे, ठीक, तभी इकट्ठा हो जाएगा पानी, तो क्या हो रहा है, सभी में स्पेस होगा। so this shows that there is enough space between particles of matter। सॉरी, तो वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे लिख लो कि ये कैरेक्टरिस्टिक लिखते रहना
और बता रहा है कि दिस शोज दैट देयर इज इनफ स्पेस है किसके बीच में, पार्टिकल्स ऑफ मैटर, हमारे पदार्थ के कणों के बीच में बहुत ज्यादा स्पेस रहता है। ओके, नंबर दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग। यही लिख लो, आपको ज्यादा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ बाकी, लेकिन आपके लिए बस इंपॉर्टेंट यही है, ठीक है। यही पूछ लेगा सीधे एग्जाम में कि भाई पार्टिकल मैटर के पार्टिकल्स के बारे में कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो इसमें एक और सही है कि भाई एक तो उनके बीच में स्पेस है, ठीक है, दूसरा ये आपस में मूव करते रहते हैं, इधर उधर लेफ्ट राइट इधर उधर घूमते रहते हैं हमारे तरह, ठीक है। ये उन्होंने कुछ एक्टिविटी क्या रखी है, बट हमारे लिए सीधे हमारे को जो इम्पोर्टेंट है भैया। तो बता रहा है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, हमेशा मूव करते रहते हैं। दैट इज दे पोजेसेस व्हाट वी कॉल द काइनेटिक एनर्जी, यानी कि उनमें क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है। एज द टेम्परेचर राइजेस, जैसे जैसे उनका तापमान बढ़ता है पार्टिकल्स मूव्स फास्टर। दिस इज वेरी कॉमन, आपको पता होना चाहिए चीज, जैसे कि हम तवे के ऊपर बैठ जाए और टेम्परेचर बढ़ा दो तो हम भी मूव फास्ट करेंगे ना, फास्टर मूव करेंगे। सो वी कैन से दैट विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, बस यहाँ पे यही चीज है जो हमें याद करनी है कि with the increase in temperature the kinetic energy of the particles also increases, यानी कि kinetic energy is directly proportional to the temperature। kinetic energy of particles बढ़ जाएगी अगर हमारा टेम्परेचर बढ़ा दिया। ठीक, so in the above three activities, हमने तीन एक्टिविटी कुछ की हैं। so we observe that particles of matter, जो भी हमारे मैटर के पार्टिकल्स होते हैं इंटरमिक्स हो जाते हैं ऑन देयर ओन विद ईच अदर, अपने आप ही एक दूसरे में हो जाते हैं इंटरमिक्स, ठीक। दे डू सो बाई गेटिंग इनटू द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स, आपको बता चुका हूँ पहले, उनके बीच में जो स्पेस होता है उसमें चले जाते हैं और वो इंटरमिक्स हो जाते हैं। सो दिस इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर ऑन देयर ओन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी, ठीक है। कई बार आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज डिफ्यूजन। तो क्या है ये कुछ नहीं है, ऑटो इंटरमिक्सिंग है और कुछ नहीं। अपने वर्ड्स को कम रखो और ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लेन करो। ऑटो इंटरमिक्सिंग ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर्स पार्टिकल। Got it? So this is your diffusion. So we also observe that on heating, गर्म करने पर डिफ्यूजन बिकम्स फास्टर। ये बताया था ना आपको भी, काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर बढ़ जाता है यानी कि डिफ्यूजन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, फास्टर हो जाएगा। व्हाई डिड दिस हैपन, अब बात करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट जो उसका एक प्रॉपर्टी है पार्टिकल्स का, दैट इज है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, एक दूसरे की तरफ ही आकर्षित होते हैं, ठीक। अब इन्होंने कुछ गेम खेला, ये तो खेला खेल लिए भाई, अभी वी नीड टू नो अबाउट कि उस खेला से हमको मिलेगा क्या। So the above three activities, फिर से उनमें कुछ एक्टिविटी की, like take some water in container, try cutting the surface of water with your finger। मतलब ऐसी कुछ फालतू एक्टिविटी की, तो बता रहे कि suggest that particles of matter क्या है, have force acting between them, आपस में एक दूसरे पे बल लगा रहे हैं। so this force keeps the particles together, और यही फोर्स उनको क्या है, आपस में जोड़े रख रहा है। the strength of this force of attraction vary करती from one kind of matter to another। एक मैटर में किसी मैटर के कुछ पार्टिकल्स हैं, उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिफरेंट हो सकता है किसी दूसरे मैटर के पार्टिकल से, ठीक। नहीं समझे, देखो एक तरफ हमने ले लिया हमारा फेवरेट एल्कोहल और दूसरी तरफ हमारा सबका बचाने वाला H2O, ठीक है। लिक्विड ले रहा हूँ, नॉर्मली ऐसा ही है। तो इन दोनों का जो फोर्स ऑफ दैट जो भी होगा ना, या फिर आप नॉर्मल ले लो, जैसे इधर ले लो हमारा सॉलिड, कुछ भी सॉलिड ले लो आइटम, खिलाओ ब्रिक, हीट ले लो, इधर लो पानी, पानी के अणु है ना, मतलब सॉरी पार्टिकल्स जो भी हैं, ये आपस में फोर्स एक दूसरे पर लगा रहे हैं, फोर्स श्योर लगा रहे हैं, ठीक। ब्रिक जो भी है हमारी, ठीक, इसमें बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे, ये भी एक दूसरे की तरफ फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इसका ज्यादा होगा, इसलिए क्यों, क्योंकि ये एक दूसरे को टाइटली पकड़ रखा है और इसलिए क्या है, ये सॉलिड है, इसको तोड़ने में हमको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, जबकि इनको अलग करने में
हमको कम फोर्स लगाना पड़ेगा और इनके बीच में स्पेस हम इजीली निकाल सकते हैं। इनके बीच में स्पेस निकालने में हमें बहुत फोर्स लगाना पड़ेगा। व्हाट इट तो यही बता रहा है कि मैटर टू मैटर वेरी करेगा कि उनके बीच में स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स क्या होगा। समझ गए। अब बात करते हैं हमारा स्टेट्स ऑफ मैटर। तीन तीन स्टेट आपको पता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। सो ऑब्जर्व डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर अराउंड यू, व्हाट आर इट्स डिफरेंट स्टेट्स क्या हैं। वी कैन सी दैट अराउंड मैटर अराउंड अस एक्सिस्ट इन थ्री डिफरेंट solid, liquid, gas. These states of matter arise due to the variation in the characteristics of the particles of matter. तो हम बात करेंगे इनके बारे में एक एक करके, ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे हम सॉलिड स्टेट के बारे में। लिख लो आप लोग, सॉलिड हेडिंग डालो साइड में, ठीक। बुक, नीडल, पीस ऑफ वुडन स्टिक, स्केच द शेप, मूविंग अ पेंसिल वगैरह वगैरह, पूरी एक्टिविटी, ठीक है। सो इन्होंने एग्जांपल दिए लाइक डू ऑल दीज हैव अ डेफिनेट शेप, sketch the shape of the above particles in your notebook by moving a pencil around them, needle, piece of wooden stick, इन सबका एक डेफिनेट शेप है, ठीक है। डिस्टिंक्ट बाउंड्री एंड अ फिक्स्ड वॉल्यूम है। व्हाट हैपेंस इफ दे आर हैमर्ड, पुल्ड, ड्रॉप्ड और दीज कैपेबल आर डिफ्यूजिंग इनटू ईच अदर, ट्राई कंप्रेसिंग देम बाय अप्लाइंग फोर्स, तो आर यू एबल टू कंप्रेस देम। तो ये सब उन्होंने दे रखा है। अब ये बोल रहा है कि हमने क्वेश्चन दे दिया, अब आप इनका आंसर बताओ। तो ऑल द अबव आर एग्जांपल्स ऑफ सॉलिड, ठीक। वी कैन ऑब्जर्व दैट, ये अच्छे से लिख लो आप, मतलब लिख लो या फिर समझ लो, एक बार पढ़ लो आपको समझ आएगा। सॉलिड आपने देखना होगा ना, ठोस चीजें यार, बस एक बार पढ़ लो अपने आप ही बन जाएगा, ठीक है। सो वी कैन ऑब्जर्व दैट ऑल दीज हैव अ डेफिनेट शेप, जितने भी सॉलिड चीजें उनका डेफिनेट एक शेप होगा, ठीक है। मान लो हम ईंट का ले लें, ईंट हमारा डेफिनेट शेप की है, ठीक। डिस्टिंक्ट बाउंड्री एंड फिक्स्ड, उसका आयतन भी फिक्स्ड है, बाउंड्रीज डिस्टिंक्ट हो सकती हैं। दैट इज हैव नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी, नेग्लिजिबल मतलब नगण्य, कंप्रेसिबिलिटी दबा नहीं सकते उसको आप। सॉलिड्स हैव अ टेंडेंसी टू मेंटेन देयर शेप, अपना शेप मेंटेन करती है, सालों तक खड़ी रहती है ऐसी ईंट। व्हेन सब्जेक्टेड टू आउटसाइड फोर्स, सो सॉलिड्स में ब्रेक अंडर फोर्स, अब फोर्स लगाने पर टूट सकती है, बट इट इज डिफिकल्ट टू चेंज देयर शेप, सो दे आर रिजिड। वो कैसे हैं सॉलिड, कैसे होते हैं, कठोर होते हैं, दृढ़ होते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग की, सॉरी what about a rubber band, can it change its shape on stretching, is it a solid। ये बोल रहा है कि रबर बैंड जैसे होता है, ये सॉलिड है या नहीं है। अगर सॉलिड है तो हम जब इसको स्ट्रेच करते हैं, खींचते हैं, तो ये अपना शेप बदल देता है, तो ऐसा क्यों। तो वैसे पहली बात तो ये सॉलिड है, वो स्ट्रेच करने पे इसलिए अपना शेप बदला क्योंकि हम उस पर एक्स्ट्रा फोर्स लगा रहे हैं, ठीक। नेक्स्ट बोला कि व्हाट अबाउट शुगर एंड सॉल्ट, व्हेन केप्ट इन अ डिफरेंट जार, these take the shape of the jar, are they solid, they are solid। what about a sponge, it is solid yet we are able to compress it, why। अगर स्पॉन्ज होता जो कि हमारा, अगर ये सॉलिड है तो हम इसको क्यों कंप्रेस करते हैं, क्योंकि हम फोर्स लगा रहे हैं। तो इस सबका यहाँ पे इन्होंने एक्सप्लेन कर रखा होगा कि ऑल द अबव आर सॉलिड है, ये वेरी इंपॉर्टेंट लिख लो, क्योंकि हमें लगेगा रबर बैंड तो भाई सॉलिड नहीं हो सकता है, क्योंकि वो खिंच जाता है। शुगर सॉलिड हमें सॉलिड लगेगा ही नहीं, क्योंकि वो जहाँ बैठ जिसमें डाल दो उसका वो ले लेता है, ऐसी स्पॉन्ज। सो अ रबर बैंड चेंजेस shape अंडर फोर्स एंड रीगेन्स द सेम शेप, को अपना दोबारा वापस आ जाता है जब उस पर फोर्स हटाया जाता है, ठीक। दूसरे के बाद दे रखा है, अगर हमने फोर्स ज्यादा लगा दिया उसी वाले में क्या होगा, वो टूट जाएगा हमारा जो भी रबर बैंड है। सेकंड दे रखा है कि द शेप ऑफ ईच इंडिविजुअल शुगर, या फिर जो भी नमक के क्रिस्टल है, रिमेन्स फिक्स्ड। फिर चाहे हम उसको अपने हाथों पर रख दें, कहीं प्लेट में रख दें या फिर कहीं जार में रख दें, फर्क नहीं पड़ता, तो उनका जो भी शेप है ना वो फिक्स रहेगा। तीसरा, एक स्पॉन्ज हैज माइन्यूट होल्स, स्पॉन्ज में क्या होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं। सो इन विच, जिसमें क्या होती है, हवा ट्रैप्ड होती है, हवा फंसी होती है। सो व्हेन वी प्रेस इट, जब हम इसको दबाते हैं, द एयर इज एक्सपेल्ड आउट एंड वी आर एबल टू कंप्रेस इट, हवा को हम दबा पाते हैं, अदरवाइज दिस इज अ सॉलिड। खत्म। पढ़ते हैं नेक्स्ट हमारा लिक्विड स्टेट, हमारी द्रव अवस्था। तो भाई ये वाटर, कुकिंग ऑयल, मिल्क, जूस, कोल्ड ड्रिंक वगैरह ये सारे क्या हैं। अब इसकी प्रॉपर्टी देख लो आप लोग। प्रॉपर्टीज आर कि वी ऑब्जर्व दैट लिक्विड्स हैव नो फिक्स्ड शेप, वेरी इंपॉर्टेंट, लिक्विड्स हैव नो फिक्स्ड शेप, नहीं होता पानी का कोई भी फिक्स्ड। पानी को अगर हमने डाल दिया उसमें बाल्टी में, तो बाल्टी का शेप ले लेगा, किसी और चीज में डाल दिया, भगवान में डाल दिया तो उसका ले लेगा, बट हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम, इनका फिक्स होता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक। हमारे लिक्विड्स का शेप फिक्स्ड नहीं होता है, जबकि उनका वॉल्यूम फिक्स होता है।
दे टेक अप द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर केप्ट। लिक्विड्स फ्लो होते हैं एंड अपना चेंज करते हैं शेप को, सो दे आर नॉट रिजिड। अब क्योंकि वो अपना शेप बदल ले रहे हैं तो इसलिए वो रिजिड नहीं है, बट कैन बी कॉल्ड फ्लूइड, यानी कि वो द्रवित है। ठीक, रेफर टू द एक्टिविटी जो भी उन्होंने किया, सो वेयर वी सॉ दैट सॉलिड्स एंड लिक्विड्स कैन डिफ्यूज इनटू लिक्विड्स। अब ये क्या है बताता हूँ। द गैसेस फ्रॉम द एटमॉस्फेयर डिफ्यूज, हमारे एटमॉस्फेयर में जो भी गैसेस हैं उनको हम डिफ्यूज कर सकते हैं दबा के और डिजोल्व कर सकते हैं पानी में। ठीक, सो दीज गैसेस स्पेशली जैसे कि ऑक्सीजन हो गई हमारी एंड CO कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, हमारी ऑक्सीजन CO2, ठीक, आर एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स एंड प्लांट्स, क्योंकि प्लांट्स को चाहिए CO2 और हमें चाहिए O2। तो ये गैसेस हमारे कहाँ हैं, एटमॉस्फेयर में है। ठीक, अब हमें जैसे कोविड हमें ऑक्सीजन चाहिए थी, हमने क्या कर रहे थे, ऑक्सीजन को ही वेदर फ्रॉम H2O से एक्सट्रैक्ट कर रहे थे या फिर हम एटमॉस्फेयर से निकाल रहे थे। तो कैसे कि हम इसको कंप्रेस करते हैं, दबाते हैं गैस को, भरते हैं एक जगह पे, उसका टेम्परेचर कम करते हैं और प्रेशर बढ़ाते हैं, ये आगे अभी आएगा। तो उनको हम क्या कर सकते हैं, गैसेस को हम लिक्विड बना सकते हैं। ठीक, जैसे कि LPG, ये क्या है, LPG गैस है ना, लेकिन जो आपको मिलती है वो कौन से फॉर्म में होती है, वो लिक्विड फॉर्म में होती है। कभी सिलेंडर भरा हुआ हिला के देखो। So all living creatures need to breathe for survival. ठीक, so this the aquatic animals can breathe underwater due to the presence of dissolved oxygen and water। आपको क्या लगता है मछलियों को मिलती है ऑक्सीजन पानी में? जो H2O होता है ना हमारा 1:2 कितना रेशियो होता है, 9:8, बताऊंगा अभी आगे, रेशियो नहीं हूँ। तो इस रेशियो में हमारा ऑक्सीजन घुला हुआ होता है। ठीक है, तो जो वाटर है उसमें ऑक्सीजन ऑलरेडी घुला हुआ है, वाटर, ये वाटर है तो उसमें ये ऑक्सीजन भी होंगे कुछ। ठीक है, तो जो मछली तैर रही है हमारी, वो ये वाले खाएगी ऑक्सीजन को, सांस लेगी उससे। ठीक है, thus we may conclude that solid, liquid and gases can diffuse into liquids। हम सॉलिड्स को भी लिक्विड बना सकते हैं, लिक्विड तो लिक्विड है ही, और गैस को दबा के हम लिक्विड बना सकते हैं। तो सब चीजें क्या बन सकती हैं, लिक्विड बन सकती हैं। सो द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड्स इज हायर देन ऑफ सॉलिड। ऑब्वियसली लिक्विड जल्दी हो जाएगा डिफ्यूज, जबकि सॉलिड लेट डिफ्यूज होगा। सो दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट इन द लिक्विड स्टेट पार्टिकल्स मूव फ्रीली एंड हैव ग्रेटर स्पेस बिटवीन ईच अदर एज कंपेयर टू पार्टिकल्स इन द सॉलिड स्टेट। अभी मैं आपको यहीं पे बता दूं एक चीज, ऐसे कि एयर है हमारी, फिर लिक्विड हमारा, और फिर हमारा सॉलिड है। ये सॉलिड है मान लो, ये हमारा लिक्विड है, और ये हमारी खुले में हवा है। ठीक है, अब बताओ सबसे ज्यादा हम किसको दबा सकते हैं इजिली, एयर को। क्यों, फ्री है, आराम से जितनी चाहिए होती और जितना चाहो स्पेस इनफ इनके बीच में, तो दबा सकते हो। लिक्विड है, एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ में इसको आप दबा सकते हो, तो ये सेकंड नंबर पे। थर्ड, इनके बीच में स्पेस बहुत ही कम होगा और ये बहुत रिजिड होते हैं, तो सॉलिड को डिफ्यूजन सबसे कम हो सकता है। तो ये एक वो है, सीरीज है। ठीक है, डिफ्यूजन का सबसे ज्यादा एयर को डिफ्यूज कर सकते हो, फिर उससे कम लिक्विड को, और सबसे कम सॉलिड को। गॉट इट? अब बात करते हैं हम थर्ड हमारा स्पेस का, थर्ड स्टेट हमारी, सॉरी, दैट इज योर गैसियस स्टेट। So have you ever observed a balloon seller filling a large number of balloons from a single cylinder of gas? तो उससे पूछो भैया कि inquire from him how many balloons is he able to fill from one cylinder. Ask him which gas does he have in the cylinder. कौन सी होती है वैसे, हम लोग को पता है क्या वो हीलियम होती है या कोई और होती है, बताओ, या नाइट्रोजन? सॉरी। तो इन्होंने फिर एक्टिविटी कर ली यार, जो कि हमें नहीं करनी है, हम सीधे सीधे हम करेंगे रिजल्ट की बात। सो वी हैव ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द एक्टिविटी जो भी इन्होंने की है, खुल जाए यार, ऑब्जर्व दैट गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल। सबसे ज्यादा हम कंप्रेस कर सकते हैं गैसेस को, तो लिख लो सबसे पहला फैक्ट ये है कि गैसेस आर हाईली, यानी कि सबसे ज्यादा गैसेस को ही हम कंप्रेस कर सकते हैं
एज कम्पेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड। ठीक, जैसे कि एलपीजी गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो हमारी होती है सिलेंडर में, दैट वी गेट इन आवर होम फॉर कुकिंग, और द ऑक्सीजन सप्लाइड टू हॉस्पिटल्स एंड सिलेंडर इज कंप्रेस्ड गैस होती है जो भी होती है। ठीक है, उसके अलावा हम सीएनजी की बात करते हैं जो कि होती है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, इज यूज्ड एज फ्यूल दीज डेज इन व्हीकल्स। ठीक है, ड्यू टू इट्स हाई कंप्रेसिबिलिटी, इनको हम बहुत ज़्यादा दबा सकते हैं किसको, गैसेस को। लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ अ गैस कैन बी कंप्रेस्ड इनटू अ स्मॉल सिलेंडर, मतलब सबसे ज़्यादा वॉल्यूम होता है गैसेस का, कि अगर आपने हल्का हल्के से परफ्यूम छोड़ी तो पूरे रूम को महका देती है। ठीक है, अभी उसका वेट कुछ भी नहीं होगा लेकिन उसका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो गैसेस को हम सब, इनका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है, उनको हम कंप्रेस भी सबसे ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, of a gas can be compressed into a small cylinder and transported easily. So we come to know of what is being cooked in the kitchen without even entering there. क्यों? Because थोड़ी सी खुशबू फैल गई पूरे रूम में, पता लग जाता है। By the smell that reaches our nostrils. How does this smell reaches? The particles of the aroma of food किसमें मिक्स हो जाते हैं, हमारे जो भी हवा में पार्टिकल्स मौजूद हैं उनसे। ठीक है, तो हमें पता लग जाता है किचन में मटन पक रहा है, चिकन पक रहा है, या फिर whatever your favorite food reaches and even further away. So the smell of hot cooked food reaches us in seconds. Compare this with the rate of diffusion of solids and liquids. So due to high speed of particles and large space between them, gases show the property of diffusing very fast into other gases. कि गैस गैस में बहुत जल्दी वो होती है ना, जैसे नॉर्मल हवा, रूम है उसमें हवा भरी हुई है, आपने परफ्यूम लगाई तो एक दूसरे में कितनी जल्दी डिफ्यूज हो जाती है ना, पूरा रूम महक जाता है 1 मिनट में। सो इन द गैसियस स्टेट क्या होता है, हमारा गैस के स्टेट में पार्टिकल्स मूव अबाउट रैंडमली एट हाई स्पीड, इनकी कोई पता नहीं होता। मान लो ये रूम है, इसमें हवा भरी हुई, तो उनकी जो पार्टिकल्स है ना, कोई इधर भाग रहा है, कोई इधर भाग रहा है, कोई आपस में टकरा रहा है, लेफ्ट राइट। इनकी एक जो जिगजैग मोशन होता है उसको शायद बोलते हैं ब्राउनी मोशन। ठीक है, तो ड्यू टू दिस रैंडम मूवमेंट द पार्टिकल्स हिट, अब देखो इधर उधर टकराएंगे तो हिट ईच अदर करते हैं, एंड ऑल्सो जो भी जिस कंटेनर भरे होंगे उस पर दबाव डालेंगे। ठीक है, तो द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस इज बिकॉज ऑफ दिस फोर्स। कौन सा फोर्स? जो होता है एक्सर्टेड बाय द गैस पार्टिकल्स पर यूनिट एरिया ऑफ द वॉल्स ऑफ कंटेनर। बस आपके लिए लैंग्वेज टफ करती है, बाकी सब सेम है। ठीक है, क्या मैटर अपना स्टेट को चेंज कर सकता है? लेट्स सी। सो वी ऑल नो फ्रॉम आवर ऑब्जर्वेशन दैट वाटर कैन एग्जिस्ट इन 3 स्टेट ऑफ मैटर। सॉलिड जैसे कि बर्फ, लिक्विड यानी कि पानी, और हमारा गैस वाटर वेपर, हमारा जल वाष्प। सो व्हाट हैपेंस इनसाइड द मैटर ड्यूरिंग दिस चेंज ऑफ स्टेट? व्हाट हैपेंस टू द पार्टिकल्स ऑफ मैटर ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट्स? हाउ डज दिस चेंज वगैरह वगैरह सब बात करेंगे हम एक एक करके। तो यहाँ पे बात करते हैं सबसे पहले इफेक्ट ऑफ केमिकल, सॉरी इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर बदलने पे क्या होता है। ठीक है, तो फिर से उन्होंने कुछ एक्टिविटी कर दी। ठीक है, आपको पता है थर्मामीटर क्या करता है? टेम्परेचर मापता है। सही होगा ऑब्वियसली, लेकिन बताओ बैरोमीटर क्या करता है? एक होता है बैरोमीटर और एक होता है हाइग्रोमीटर। इनका क्या काम है बताओ? तो इन्होंने फिर से एक्टिविटी यहाँ पे गर्मी कर रखी है, तो बता रहा है कि ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड, मान लो कोई सॉलिड है उसका हमने टेम्परेचर बढ़ाया, तो द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स उनकी बढ़ जाएगी। पता है, कोई भी सॉलिड आइटम रखा हुआ है, मान लो जैसे कि हमारा घी, घी क्या है, जमा हुआ है। ठीक है, हमने उसमें लगाया, नीचे से टेम्परेचर बढ़ाया। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाया, टेम्परेचर बढ़ने से इसके जो भी पार्टिकल्स थे उनकी स्पीड बढ़ जाएगी। ठीक है, सो द पार्टिकल स्टार्ट वाइब्रेटिंग, वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देंगे फिर ग्रेटर स्पीड से। ठीक है, सो द एनर्जी सप्लाइड बाय हीट ओवरकम करती है द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स, उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो भी होता है ना उसको वो तोड़ देती है। ठीक है, सो द पार्टिकल्स लीव देयर फिक्स्ड पोजीशन को छोड़ देते हैं एंड स्टार्ट कर देते हैं मूविंग मोर फ्रीली। सो एक स्टेज ऐसी आएगी जब रीच्ड व्हेन द सॉलिड मेल्ट्स एंड इज कन्वर्टेड टू अ लिक्विड, कि जब आपका जो भी घी अभी जो ऐसा था वो बाद में ऐसा बन जाएगा, तरल। ठीक, सो द मिनिमम टेम्परेचर, अब यह पे बात करता है कि मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है।
तो इम्पोर्टेंट ये लिख लो कि द मिनिमम टेम्परेचर एट विच कोई सॉलिड क्या बन जाता है, मेल्ट्स टू बिकम अ लिक्विड एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड इट्स मेल्टिंग पॉइंट। यानी कि हमारा गलनांक क्या होता है मेल्टिंग पॉइंट बोले तो गलनांक। ठीक है, तो ये वो मिनिमम टेम्परेचर है जब कोई सॉलिड हमारा, सॉलिड मान लो हमारा घी ऐसा रखा हुआ है, मान लो ये 20 डिग्री सेल्सियस पे क्या हो जाएगा, पानी बन, सॉरी लिक्विड स्टेट में आ जाएगा। ठीक है, तो 19.99 डिग्री सेल्सियस पे को बोलेंगे हम इसका मेल्टिंग पॉइंट। जस्ट सेकेंड। ठीक है, तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा उसका 19.99 डिग्री सेल्सियस की, इसके बाद थोड़ा सी बढ़ते क्या हो जाएगा, ये सॉलिड लिक्विड बन जाएगा। समझ गए, तो वो होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ सॉलिड इज एन इंडिकेशन ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स पार्टिकल्स, कि कितना, आप समझ रहे हो, कुछ नहीं बता रहा है ये, वही चीजों को मैं घुमा घुमा के बोलूंगा आपको, एक ही चीज वही बता रहा है कि उनके बीच में कितना फोर्स लग रहा था, उसको तोड़ने के लिए हमें जितना मिनिमम टेम्परेचर वो हमने बता दिया। ठीक, तो द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज कितना इंपॉर्टेंट लिख लो, आइस का है 273.15 केल्विन, केल्विन में है। अच्छा, आपको मैं फॉर्मूला बता देता हूँ, C/5 इज इक्वल टू, लिख लो आप, F माइनस 32/9 बराबर K माइनस 273/5। कभी भी जैसे कि इसमें हमारा लिखा था 273.15, ठीक है, तो केल्विन में दे रखा है ये 273.15, तो हम उसको 274 बना देते हैं ना फॉर आर उसके कन्वीनियंट के लिए। और मान लो उन्होंने केल्विन में दे रखा है, हमें नहीं पता सेल्सियस में कितना है। ठीक, हमें डिग्री सेल्सियस निकालना है, 274 केल्विन को डिग्री सेल्सियस में कितना होगा, तो हम लिखेंगे भाई डिग्री सेल्सियस बाई 5 इज इक्वल टू, हमें फ़ारेनहाइट तो नहीं निकालना, तो हम सीधे इसकी बात करेंगे, के कितना दे रखा, 274, 274 माइनस 273 बाई 5, तो डिग्री सेल्सियस बटे 5 बराबर हो जाएगा 1/5। इससे ये गया, तो 1 डिग्री सेल्सियस बराबर हो जाएगा 1 केल्विन। अब ये क्या हुआ भाई, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 273.15। ये हमने ज्यादा बता दिया। देखो 0 डिग्री पे बर्फ बन जाता है, 0 से 1 डिग्री आते आते एक पोजीशन ऐसी आएगी जो 0.9999 वाली होगी, तो वो यही वाली स्टेज थी। ठीक है, 1 डिग्री सेल्सियस हमने क्यों ले लिया, क्योंकि हमने 274 मान लिया, बाकी 273.35 समथिंग कुछ था ना, तो अगर वैसा मानेंगे तो वही बैठेगा। तो समझ रहे हो ना क्या था ये, कुछ तो था। ठीक है, तो मेल्टिंग पॉइंट है हमारे बर्फ। द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग दैट इज चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट इज आल्सो नोन एज फ्यूजन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फ्यूजन क्या है, सॉलिड से लिक्विड बनना, फ्यूजन। व्हेन अ सॉलिड मेल्ट्स, जब कुछ सॉलिड पिघलता है, इसका टेम्परेचर रहता है सेम, वेरी इंपॉर्टेंट। सो वेयर डज द हीट एनर्जी गो, आपका टाइम हो चुका है 33 मिनट्स, थोड़ा लंबा खींचूंगा लेकिन इसको समझा दूंगा मैं। ठीक है, you must have observed during the experiment of melting that the temperature of the system does not change after the melting point is reached till all the ice melts. This happens even though we continue to heat the beaker, that is, we continue to supply heat. This heat gets up used up in changing the state by overcoming the forces of attraction between the particles, as this heat energy is absorbed by ice without showing any rise in temperature, and it is considered that it gets hidden into the contents of the beaker and is known as the latent heat. ठीक है, so the word latent means hidden. The amount of heat energy that is required to change 1 kilogram of solid into liquid at atmospheric pressure at its melting point is known as the latent heat of fusion. बस, so particles in water at 0 degree Celsius यानी कि 273 Kelvin have more energy as compared to particles in ice at the same temperature. ये क्या बता रहा है कि 1 किलोग्राम सॉलिड इनटू लिक्विड, ठीक है,
पार्टिकल्स इन वाटर जो होंगे 0 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक, हैव मोर एनर्जी एज कम्पेयर टू पार्टिकल। आप देखो, आपको इधर समझा देता हूँ, थोड़ा सा लंबा खींचो। हमारे पास बर्फ है, ठीक है, आइस है, माइनस मान लो 10 डिग्री की, ठीक। हमने यहाँ से टेम्परेचर बढ़ाया, यहाँ पे बन गई हमारी 0 डिग्री की बर्फ, ठीक। ऐसे टेम्परेचर बढ़ाया, 0 डिग्री वाटर, टेम्परेचर बढ़ाया, क्या बन गया, 100 डिग्री वाटर। फिर टेम्परेचर बढ़ाया बढ़ाया, क्या बन गया, 100 डिग्री वाटर वेपर। अब ये क्या हो रहा है, मैंने क्या बना दिया, ये देखो, बर्फ है, हमने यहाँ पे इसका टेम्परेचर बढ़ाया, ठीक। -10 से 0 डिग्री बर्फ पहुंचते पहुंचते इसका टेम्परेचर कितना रहा, सेम रहा, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ाते रहे, इसका टेम्परेचर बढ़ता रहा, और ये 0 डिग्री बर्फ पहुंच गया। लेकिन अब 0 डिग्री बर्फ से लेकर के 0 डिग्री पानी बनने में जो भी टेम्परेचर हमारा होगा, जस्ट, ठीक है, तो जस्ट सॉरी। तो अच्छा एक बात बताओ, 0 डिग्री जो बर्फ था हमारा, उसका 0 डिग्री वाटर बना है, तो 0 डिग्री एक बर्फ होगा, एक लिमिट, और कुछ देर तक जब हम हीट देंगे तो ये पानी बनेगा, वो भी 0 डिग्री, उसका भी टेम्परेचर सेम रहेगा। तो इतने टाइम पीरियड के लिए जो हम हीट दे रहे हैं ना, वो हीट कहाँ जाएगी, वो हीट क्या कर रही है, उसकी स्टेट चेंज कर रही है। कौन सी स्टेट ला रही है, फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड स्टेट आ रही है। तो ये हीट कौन सी है, ये है हमारी लेटेंट हीट, यानी कि हमारी गुप्त ऊष्मा। अब गुप्त ऊष्मा ये कौन सी है, गलन की है, क्यों, ये ठोस से लिक्विड में यानी कि गल रहा है, ठीक। और यही 0 डिग्री जो वाटर है, यही जब उसको और टेम्परेचर देते रहेंगे तो 100 डिग्री का पहले पानी बनेगा। हमें पता है 100 डिग्री पे पानी उबलने लगता है, ठीक है, यानी कि 100 डिग्री क्रॉस करने पे जलवाष्प बन जाती है, यानी कि पानी भाप बन के उड़ने लगता है, ठीक है। तो पहले 100 डिग्री वाटर आएगा, पहले पानी का टेम्परेचर आएगा 100 डिग्री, ठीक। 100 डिग्री सेल्सियस हो गया, तो 100 डिग्री सेल्सियस का पानी, और फिर पानी का भाप बनने के लिए जितना हमें टेम्परेचर देना पड़ेगा, ये टेम्परेचर जो है, ये वाला हीट, ठीक है, इसको बोलेंगे हीट। ये भी कौन सी है, हीट है, कौन सी, लेटेंट हीट, यानी कि गुप्त ऊष्मा, लेकिन कौन सी है, ये है वाष्पन की गुप्त ऊष्मा, यानी कि लेटेंट हीट ऑफ इवेपोरेशन, ओके। और ये है हमारी लेटेंट हीट ऑफ गलन, को क्या बोलते हैं यार, देख लेना यार, लिक्विडिफिकेशन या फिर वटेवर, ठीक। तो यही होता है, उसका बाद ये जलवाष्प बन जाएगा। तो समझ गए आप, ये एक्स्ट्रा हीट कहाँ जा रही है, स्टेट नहीं चेंज होके, बस यही सब कुछ, और कुछ नहीं है भाई। ये सब उन्होंने जो थ्योरी लिख रखी है ना, यही सब लिख रखी है, और कुछ नहीं है। सो व्हेन वी सप्लाई हीट एनर्जी टू वाटर, ठीक, पार्टिकल्स स्टार्ट मूविंग इवन फास्टर। तो हम हीट देते हैं, आपको पता है पार्टिकल्स पानी के तेज भागते हैं। सो एट अ सर्टेन टेम्परेचर क्या होगा, अ पॉइंट इज रीच्ड, जब क्या होगा, व्हेन द पार्टिकल्स हैव इनफ एनर्जी टू ब्रेक फ्री फ्रॉम द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ऑफ ईच अदर, से जब टूट जाएंगे, so at this temperature the liquid starts changing into gas। तो इसको ही बोलेंगे बॉइलिंग एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज द बॉइलिंग पॉइंट। क्या होगा, जिस पर हमारे पानी के जो भी पार्टिकल्स हैं, वो पानी से हवा मतलब वाष्प बनने लगेंगे, उस पॉइंट को बोलेंगे हम बॉइलिंग पॉइंट, ओके। तो बॉइलिंग इज अ बल्क फिनोमेना। अभी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये लिख लो आप, बल्क फिनोमेना हमारा बल्क में होता है बॉइल, ठीक है, कि पानी ऐसा रखा हुआ है। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ नीचे वाला गर्म होगा, तो आप हीट दे रहे हो तो नीचे वाला गर्म होकर ऊपर जाएगा, ऊपर वाला को बोलेगा भाई साहब नीचे लड्डू बट रहे, तुम भी जाओ। तो ये ऊपर वाला नीचे जाएगा, नीचे आपने देखा होगा ना कभी, जब पानी उबल रहा होता है तो खड़बड़ होता रहा है ना, सब ऊपर नीचे अप एंड डाउन सर्कल चल रहा होता है। Sorry। तो ये सब क्या है, एक बल्क फिनोमेना है, पूरा का पूरा पानी इकट्ठा उबलता है। So particles from the bulk of the liquid gain enough energy to change into the vapor state. Okay. So for water this temperature is 373 Kelvin में आ जाएगा, ठीक। 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, इसमें 273 प्लस 100 बराबर 373 केल्विन, जो आपको मैंने फॉर्मूला बताया उससे आप निकाल सकते हो, ठीक है। सो कैन यू डिफाइन द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, बता चुका आपको। सो डू इट इन द सेम वे एज वी हैव डिफाइंड द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अच्छा ओके, सॉरी सॉरी, जो हमारा लिक्विडिफिकेशन नहीं, वो हमारा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन हो जाएगा, यानी कि सॉलिड से लिक्विड बनना है हमारा होता है। पार्टिकल्स इन स्ट्रीम दैट इज वाटर वेपर एट 373 केल्विन हैव मोर एनर्जी देन वाटर एट द सेम टेम्परेचर।
पता है ना आपको। इसीलिए बोलते हैं हम कि एक 100 डिग्री की जो वाटर है हमारा, और एक 100 डिग्री का ही हमारा भाप है, ठीक है, वाटर वेपर है। किससे जलने पे हमारे को ज्यादा, मतलब ये PYQ भी आ रखा है हमारा, किससे जलने पे हमको ज्यादा वो होगा, जलन होगी, तो इससे जलने पे ज्यादा हमको जलन होगी, ठीक है, इससे कम होगी। क्यों? क्योंकि ये 100 डिग्री सिर्फ वाटर है, लेकिन ये जो स्टेट चेंज हुई ना वाटर से वाटर वेपर, तो इसका टेम्परेचर और इसको ज्यादा मिला है, ठीक है, तो इसमें आपको ज्यादा हीट जलन होगी क्योंकि इसके अंदर एनर्जी ज्यादा है। सो दिस इज बिकॉज particles in steam have absorbed extra energy in the form of latent heat of vaporization। खत्म। सॉलिड बता चुका हूँ, लिक्विड और गैसेस स्टेट, तीनों लिक्विड स्टेट बता चुका हूँ। So we infer that the state of matter can be changed into another state by changing the temperature। Okay, टेम्परेचर चेंज करने से मैटर को हम चेंज कर सकते हैं किसी भी उसमें। So we have learned that substances around us चेंज होते हैं स्टेट फ्रॉम सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस ऑन एप्लीकेशन ऑफ हीट। वेरी इंपॉर्टेंट। बट देर आर व्हाट, लेट्स सी, देर आर सम दैट चेंज डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड स्टेट से सीधे गैस बन जाते हैं। कपूर आपने सुना होगा ना, कपूर जलाते हो वो लिक्विड नहीं बन के सीधे हवा बन जाता है। एंड वाइस वर्सा विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट। तो इन्होंने फिर कुछ एक्टिविटी की है, हमको फिर उसके बारे में नहीं देखना, हमको सीधे पड़ेगा। सॉरी, अ चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड से गैस, उसको क्या बोलते हैं, विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड सब्लिमेशन। बस ये याद रखना है। सब्लिमेशन क्या है? सॉलिड हमारा कपूर है रखा हुआ, हमने आग जलाई, क्या बन गया, गैस, हवा बन गया, यानी कि गैस बन गया, खत्म। तो ये क्या हुआ यहाँ पे, सब्लिमेशन हुआ। सब्लिमेशन को हिंदी में बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। ओके, एंड द डायरेक्ट चेंज ऑफ गैस टू सॉलिड। अब कोई गैस है, ठीक, गैस है हमारी, हमने उसको बहुत कंप्रेस किया और इतना प्रेशराइज कर दिया कि सीधे वो सॉलिड बन गई, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम डिपोजिशन, यानी कि वो चीज डिपॉजिट कर ली, खत्म। इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। अब प्रेशर के क्या फर्क पड़ता है आप देखते हैं। So we have already learned that the difference in various states of matter is due to the difference in the distance between the constituent particles। Okay, अब क्या होगा कि भाई जब हम प्रेशर देना स्टार्ट कर दें, ठीक है, एंड कंप्रेस अ गैस, कितना कंप्रेस करें, इनक्लोज्ड इन अ सिलेंडर में बंद करके उसको दबाएं, तो विल द पार्टिकल्स कम क्लोजर, क्या उसके जो अंदर जो पार्टिकल्स है वो पास पास आएंगे, जैसे कि ये देखो गैस है, इन्होंने उसको ऊपर से और कंप्रेस किया तो ये पास आ गया और ये पास आ गया, ठीक है। सॉरी। So applying pressure and reducing temperature can liquefy gas। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये किसी सॉरी गैस को हमें क्या बनाना है, अगर लिक्विड बनाना है तो सबसे पहले तो हमें उसका टेम्परेचर कम करना, क्योंकि हम जब तक टेम्परेचर कम नहीं करेंगे तो उसके अंदर की जो हीट एनर्जी है ना, वो काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा देती है, तो वो एनर्जी बढ़ी रहेगी, कम नहीं होगी। जैसे हम इसको कम करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी, और ऊपर से हम प्रेशर डाल रहे हैं, ऊपर से प्रेशर डाल रहे हैं, इधर से हम कम कर रहे हैं प्रेशर, तो ये चीज क्या हो जाएगी, लिक्विड बन जाएगी, ठीक है। सो हैव यू हर्ड ऑफ सॉलिड कार्बन CO2, सॉलिड CO2, बर्फ जिसको बोलते हैं। इट इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर, सॉलिड CO2 गेट्स कन्वर्टेड डायरेक्टली टू गैसियस स्टेट, ठीक है, और डिक्रीज ऑफ प्रेशर टू 1 एटमॉस्फेयर विदाउट कमिंग इनटू लिक्विड स्टेट में आए बिना सॉलिड बन जाती है। सो दिस इज द रीजन दैट सॉलिड CO2 इज आल्सो नोन एज ड्राई आइस। यूज करते हैं ना हम अपने दारू और भी तो उसमें। So thus we can say that pressure and temperature determine the state of substance, whether it will be solid, liquid or gas होगी। ये कौन सी चीज, अभी तक हमने पढ़ा था सिर्फ टेम्परेचर डिफाइन करता है, डिटरमाइन करता है ऊपर, लेकिन अब यहाँ पे बता रहा है कि प्रेशर भी करता है, सिर्फ टेम्परेचर नहीं। अगर आप मान लो टेम्परेचर बढ़ाए जा रहे हो और आप प्रेशर घटाया बढ़ा नहीं रहे हो तो भी स्टेट चेंज में फर्क पड़ेगा। अब यहाँ पे इन्होंने तीन चीजें दे रखी हैं, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। अगर मैं आपको इधर ऐसे बता दूं, कोई चीज सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, से बताऊं क्या? सॉलिड से लिक्विड कैसे बन सकते हैं, उसमें नाम दे रखा होगा देखो। सॉलिड से लिक्विड एक तो फ्यूजन, ठीक है, पहला प्रोसेस। सॉलिड से लिक्विड जाना है तो हम चीज़ों को गर्म करेंगे, फ्यूजन होगा, ठीक है, तो वो लिक्विड बन जाएगी। अब लिक्विड से हमको गैस बनाना है तो हम उसको उबालेंगे, यानी कि वेपराइज करेंगे, ठीक है, हो गया। अब गैस हमको सॉलिड बनाना है तो डिपॉजिट कर देंगे, डिपोजिशन हो गया, ठीक।
अब अगर हमें दूसरा प्रोसेस उल्टा करना है कि हमारे पास गैस तो है, गैस से हमें लिक्विड बनाना है, तो जैसे गैस में हमारे पास बादल होते हैं। अब बादल लिक्विड कैसे बनते हैं? जैसे पहाड़ों से टकरा के ऐसे ऊपर उठते हैं ना, तो वो क्या करते हैं, संघनन होता है ना, संघनन बोले तो कंडेंसेशन। तो गैस से लिक्विड कैसे बनती है? कंडेंसेशन। ठीक। अब लिक्विड हमारे पास है, लिक्विड से हमें सॉलिड बनाना है, लिक्विड से सॉलिड बनाएंगे तो वही है, सॉलिडिफिकेशन करेंगे। ठीक, खत्म। और सॉलिड से अगर हमें गैस जाना सीधे, तो सीधे ऊर्ध्वपातन हो जाएगा, सब्लिमेशन। ये चीजें ध्यान रखना, इंटर कन्वर्जन ऑफ थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर हो सकता है। तो वन एटमॉस्फेयर प्रेशर कितना होता है? 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल होता है। एटमॉस्फेयर हमारा वायुमंडलीय जो दाब होता है उसको हम पास्कल में नापते हैं। एक एटमॉस्फेयर प्रेशर कितना होता है हमारा? 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल। ठीक। एटमॉस्फेयर प्रेशर क्या है? इज ए यूनिट ऑफ मेजरिंग प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस। द यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल। ठीक है। द प्रेशर ऑफ एयर इन एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर, मतलब हमारी हवा हम पर कितना प्रेशर डाली उसको बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है। तो द एटमॉस्फेयर प्रेशर एट सी लेवल कितना है? 1 एटमॉस्फेयर है, एंड इज टेकन एज द नॉर्मल एटमॉस्फेयर प्रेशर। उसको बोलते हैं हमारा नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कौन सा? जो सी लेवल पे होता है, 1 atm। ठीक है। अब बात करते हैं हम इवेपोरेशन। So do we always need to heat और चेंज प्रेशर फॉर चेंजिंग द स्टेट ऑफ मैटर? क्या हमको हमेशा प्रेशर और हीट देनी पड़ेगी? So can you quote some examples from everyday life जहाँ पर चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू वेपर टेक्स प्लेस विदाउट द लिक्विड रीचिंग द बॉइलिंग पॉइंट? वाटर जब हम उसको छोड़ देते हैं अनकवर्ड। ठीक। स्लोली क्या होता है? चेंजेस इनटू वेपर, जैसे कि गीले कपड़े सूख जाते हैं। ठीक है। तो ये सब क्या है? एक ये होता है हमारा प्रोसेस इवेपोरेशन, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में बाष्पन की क्रिया। ठीक। अब ये क्या है? वी नो दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर ऑलवेज मूविंग, हमें पता है, एंड आर नेवर एट रेस्ट, पे कभी नहीं आते। सो एट अ गिवन टेम्परेचर इन एनी गैस, चाहे गैस हो, लिक्विड हो या सॉलिड हो, अगर हम किसी भी टेम्परेचर पे, देयर आर पार्टिकल्स विद डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी के अंदर होगी। सो इन द केस ऑफ लिक्विड, अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स एट द सरफेस हैविंग हायर काइनेटिक एनर्जी। जैसे ये हमारा वाटर है, मान लो उसमें रखा हुआ, छत पे रखा हुआ भगोना, मान लो गर्मियों का दिन है। ठीक है। धूप पड़ रही है, तो सबसे पहले कौन से वाले, जो धूप पड़ेगी सबसे ऊपर वाली लेयर पे, ठीक है, तो इनकी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी कैसी होगी? तेज हो जाएगी ना। तो वही बता रहा है कि इन द केस ऑफ लिक्विड, अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स एट द सरफेस हैविंग हायर काइनेटिक एनर्जी उनकी हो जाएगी, इज एबल टू ब्रेक अवे फ्रॉम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ अदर पार्टिकल्स, जो नीचे उसको जोड़ के रखे होंगे। ठीक है। उनसे तोड़ देंगे और क्या हो जाएंगे? उड़ने लग जाएंगे। ठीक है। मतलब कि बाष्प बन जाएंगे, भाप, हवा हवा बन जाएंगे, भाप बन जाएंगे। इज एबल टू ब्रेक अवे from the forces of attraction of other particles and gets converted into vapor. So this phenomena of change of a liquid into vapors at any temperature below its boiling point is called evaporation. अब आपको एक बेसिक सी चीज समझा दूं। एक होता है हमारा evaporation। आई नो थोड़ा वीडियो लंबा जा रहा है, बट आई एम श्योर आपको इससे कोई ना कोई क्वेश्चन फॉर श्योर मिलेगा। हर साल आता है यार, साइंस तो इतना मैं पढ़ाऊंगा उससे ज्यादा नहीं जाएगा बाहर। evaporation होता है बाष्पन, और इसको बोलते हैं हम बाष्पीकरण। आप इसके लिए बस एक दो चीजें याद रख लो और कुछ नहीं चाहिए इसके लिए। बाष्पन हमारा टेम्परेचर, एनी टेम्परेचर चाहिए इसको। ठीक है। इसके लिए हमें चाहिए 100 डिग्री सेल्सियस वाटर के लिए, और डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंसेस के लिए डिफरेंट डिफरेंट होगा, बट नॉर्मली हमें एक मतलब फिक्स्ड टेम्परेचर चाहिए इसके लिए, ये बोल सकता हूँ। ठीक। वेपोराइजेशन के लिए ये हमारे एरिया पे डिपेंड करता है। कैसे? अगर एरिया ज़्यादा हुआ तो हमको ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, कम हुआ तो कम देना पड़ेगा, लेकिन ये एरिया पे डिपेंड नहीं करेगा। अगर आपकी पूरी छत पे पानी फैला हुआ ना, तो पूरी छत का पानी उड़ेगा एक साथ। ठीक। छोटे से बर्तन रखो तो छोटे से बर्तन का पानी उड़ेगा। तो ये हमारा है इवेपोरेशन। ये हमारी हवा पे भी इफेक्ट पड़ता है। हमारी जो हवा चलती है ना, इसको आप ऐसे ही लेना कि हमारे छत पे कपड़े सूख रहे हैं, तो वो हवा, हमारे जो कपड़े हैं वो सूख क्यों जा रहे हैं? क्योंकि हमारी जो हवा चल रही है वो कपड़ों की नमी को उठा के ले आ रही है। ठीक है। तो हवा अगर तेज होगी तो हमारा इवेपोरेशन कैसे होगा? तेजी से होगा। ठीक है। हवा स्लो हुई तो इवेपोरेशन थोड़ा स्लो होगा, लेकिन हवा से फर्क पड़ेगा। लेकिन इसमें भाई साहब हवा से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम टेम्परेचर नीचे से दे रहे हैं ना, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। और दूसरी बात, इसमें ह्यूमिडिटी का फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा? ऑब्वियसली पड़ेगा यार।
ह्यूमिडिटी पता क्या होता है? ह्यूमिडिटी होता है हमारे एयर में प्रेजेंट वाटर मॉलिक्यूल। अगर ज्यादा हुए तो हम बोलेंगे ह्यूमिडिटी ज्यादा है, अगर कम हुए तो बोलेंगे ह्यूमिडिटी कम है। तो ये ह्यूमिडिटी का कैसा, डायरेक्टली है या इन्वर्सली है? तो इन्वर्सली प्रोपोर्शन है किसके साथ में? इवेपोरेशन के। कि अगर हमारे एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी ज्यादा है, यानी कि वाटर वेपर ऑलरेडी है, तो हमारा जो इवेपोरेशन होगा वो कैसा होगा? वो कम होगा, क्योंकि पानी ऑलरेडी है हमारे वायुमंडल में, तो हम हमारा कम पानी सोखा जाएगा, ठीक है। लेकिन इसका ह्यूमिडिटी से कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम, क्योंकि इसको एक फिक्स टेम्परेचर पर उबलना है तो उबलेगा। तो समझ गए आप इवेपोरेशन और वेपोराइजेशन? नहीं समझे तो रिपीट कर लो, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है, मैं रिपीट नहीं करूँगा अभी। फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन, कौन कौन फैक्टर अफेक्ट करते हैं ये लिख लो आप, और कुछ नहीं चाहिए आपको, ठीक है। ये मैं आपको पहले समझा चुका हूँ, बस आपने लिखना है, कुछ नहीं। So you must have observed that the rate of evaporation increase. इवेपोरेशन का रेट कब बढ़ता है? नंबर एक, इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया। अगर सरफेस एरिया ज़्यादा हो गया तो ज़्यादा इवेपोरेशन होगा, कम हुआ तो कम इवेपोरेशन, आपको बता चुका हूँ, ठीक है। इवेपोरेशन इज अ सरफेस फिनोमेना है। सो इफ द सरफेस एरिया इज इंक्रीज्ड द रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ जाता है। फॉर एग्जांपल व्हाइल पुटिंग क्लॉथ फॉर ड्राइंग अप, अगर हम कपड़े सुखाने के लिए फैला के डालेंगे तो जल्दी सूख जाएंगे, इकट्ठे डालेंगे तो कम सूखेंगे, खत्म। दूसरा कि एन इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर बढ़ गया तो भी हमारा बढ़ जाएगा ऑब्वियसली। जिस दिन धूप बहुत तेज चमक रही है उस दिन हमारा इवेपोरेशन बहुत तेज होगा, धूप ही नहीं है तो इवेपोरेशन कम होगा। सो विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर मोर नंबर ऑफ पार्टिकल्स गेट इनफ काइनेटिक एनर्जी टू गेट इनटू द वेपर स्टेट। अ डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी, अगर ह्यूमिडिटी, यहाँ पे देखो डिक्रीज क्यों लिखा है, क्योंकि ये ह्यूमिडिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, कि जब ह्यूमिडिटी कम होगी तब हमारा इवेपोरेशन कैसा होगा? ज़्यादा होगा। तो ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर जो प्रेजेंट है हमारी हवा में, ठीक है। सो द एयर अराउंड अस कैन नॉट होल्ड मोर देन अ डेफिनेट अमाउंट, एक अमाउंट तक ही वाटर वेपर को होल्ड कर सकती है, उससे ज़्यादा नहीं, एट अ गिवन टेम्परेचर। सो अगर द अमाउंट ऑफ वाटर इन एयर इज ऑलरेडी, अगर उसमें है ज़्यादा है, सो द रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। व्हाट इट, लास्ट हमारा एन इंक्रीज इन विंड स्पीड, अगर हवा तेज चल रही है तो हमारा ज़्यादा तेजी से होगा इवेपोरेशन। इट्स कॉमन ऑब्जर्वेशन दैट क्लॉथ्स ड्राई फास्टर ऑन अ विंडी डे। With the increase in wind speed, the particles of water vapor move away with the wind, decreasing the amount of water vapor in the surrounding. खत्म, सॉरी। सो हाउ डज इवेपोरेशन कॉज कूलिंग? अच्छा, आपने एक चीज देखी होगी, जैसे हम गर्मियों में पंखा चलाते हैं, हमारे को कूलिंग क्यों होती है? अब इसका हम देख जानते हैं। सो इन एन ओपन वेसल द लिक्विड कीप्स ऑन इवेपोरेटिंग, हमें पता है लिक्विड क्या होता है? इवेपोरेट होता रहता है। सो द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड अब्जॉर्ब करते हैं एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग, क्योंकि जो लिक्विड के पार्टिकल्स हैं वो एनर्जी आसपास के एरिया से उठाते हैं, क्यों? टू रीगेन द एनर्जी लॉस्ट ड्यूरिंग एवेपोरेशन, में जो उनकी एनर्जी खत्म होती है उसको रीगेन करने के लिए ये आसपास की एनर्जी को उठाते रहते हैं, ठीक है। सो दिस एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग्स मेक द सराउंडिंग कोल्ड, इस वजह से आसपास की सराउंडिंग कोल्ड हो जाती है, ठंडी हो जाती है। जैसे कि देखो, व्हाट हैपेंस व्हेन यू पोर सम एसीटोन नेल पॉलिश रिमूवर जो होता है हम अपने डालते हैं नेल पे, तो हमें ठंडक क्यों फील होती है ऑन योर पाम, हथेली वगैरह पे? क्योंकि द पार्टिकल्स गेन एनर्जी, क्योंकि जो भी पार्टिकल्स हैं उसके एनर्जी उनको मिल जाती है, उनको कहाँ से? हथेली से मिलती है, और वो उस एनर्जी को लेकर उड़ जाते हैं। आपकी हथेली पे जो हीट थी उसको लेकर उड़ गए, तो जहाँ पे हीट थी वो उड़ गई, अब वहाँ पे क्या होगा? और द सराउंडिंग्स एंड एवेपोरेट कॉज, तो जो एवेपोरेशन होता है हमको क्या, हमारी हथेली को ठंडा लगता है ना, क्योंकि वहाँ की एनर्जी को लेकर वो उड़ जाते हैं। जैसे कि आफ्टर अ हॉट सनी डे वो क्या कहते हैं, लोग अपनी छतों पर पानी को छिड़क देते हैं, क्योंकि उससे क्या होता है? वेपोराइजेशन हो जाता है वाटर का, और आस पास के एरिया से, जैसे जो भी वाटर वेपर हमारा, ठीक है, वाटर ऑन द रूफ और ओपन ग्राउंड, बिकॉज द लार्ज लेटेंट हीट, जो हमारी लेटेंट हीट है ऑफ वेपोराइजेशन, यानी कि बाष्पन की गुप्त ऊष्मा ऑफ वाटर हेल्प करती है जो भी हमारी छत की सरफेस है ना, और वो उसको ठंडा कर दे। कैन यू साइड समर एग्जाम्पल, ठीक है। तो वाई शुड बी वेयर कॉटन क्लॉथ्स इन समर, हमको सूती वस्त्र क्यों पहनना चाहिए? कॉटन, क्योंकि ड्यूरिंग समर वी परस्पायर मोर बिकॉज ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ आवर बॉडी, हम ज़्यादा पसीना बहाते हैं, विच कीप्स अस कूल। वी नो दैट ड्यूरिंग एवेपोरेशन क्या होता है? द पार्टिकल्स एट द सरफेस ऑफ द लिक्विड, इनको क्या चाहिए? एनर्जी इनको मिल जाती है हमारी बॉडी से, क्यों? क्योंकि गर्मी में हमारा पसीना निकलता है, और पसीना निकलता है यानी कि एनर्जी है वहाँ पे, तो उनको एनर्जी मिल जाती है फ्रॉम द सराउंडिंग्स और बॉडी सरफेस, या तो सराउंडिंग्स मिलेगी या फिर बॉडी सरफेस से, और फिर क्या हो जाएंगे? वो बहुत वेपर बन जाएंगे, और जैसे ही उड़ेंगे
तो हमारे बॉडी से हीट लेके उड़ जाएंगे। तो द हीट एनर्जी इक्वल टू द लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन इज एब्जॉर्ब फ्रॉम द बॉडी लीविंग द बॉडी कूल, खत्म। तो कॉटन बीइंग अ गुड एब्जॉर्बर ऑफ वाटर, ठीक, helps in absorbing the sweat and exposing it to the atmosphere for easy evaporation, बस। So why do we see water droplets on the outer surface of a glass containing ice cold water? बस यही पूछेगा सीधे स्टेटमेंट और कुछ नहीं। सो लेट अस टेक सम आइस कोल्ड वाटर। आपने कुछ ठंडा पानी ले लिया, मतलब एक ग्लास है आपका, उसमें आपको कोको कोला आपको मान लो भर रखी है, ठीक है, ठंडी ठंडी कोको कोला स्ट्रॉ लगा रखी है। सो इन अ टम्बलर, ठीक है। सो सून वी विल सी वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन, अब थोड़ी देर में ये पानी ना इस पे आ जाता है, उसकी सरफेस पे। क्यों आ जाता है? क्योंकि अंदर है हमारा ठंडा, हमारी हवा है, इसमें काइनेटिक मतलब सॉरी पार्टिकल्स हैं। जैसे वो इससे टकराएंगे अंदर की कूलिंग को लेकर उड़ जाएंगे। कूलिंग उसकी जो भी हमारा पार्टिकल्स टकराएगा वो ऐसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे दे रखा होगा कि सून वी विल सी वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द, ठीक है, द वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर, जो भी हमारी वाटर वेपर हवा में प्रेजेंट है, ऑन कमिंग इन कांटेक्ट विद द कोल्ड, जैसे ही इसके मतलब उसमें आएगी, कोल्ड ग्लास ऑफ वाटर के टच में आएगी, एनर्जी अपनी खत्म कर देती है। जैसे एनर्जी खत्म करेगा तो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, लिक्विड स्टेट में। इसके पास हीट है, इससे टच हुआ, ठंडे से मिला और ये कन्वर्ट हो गया लिक्विड स्टेट में, खत्म। एंड विच वी सी एज वाटर ड्रॉप्स हमको दिखती है। सॉरी, यहाँ पे तो और दे रखी चीजें कि नाउ साइंटिस्ट आर टॉकिंग ऑफ 5 स्टेट्स ऑफ मैटर। सॉलिड लिक्विड का हमने पढ़ ली, एक है प्लाज्मा और एक हमारी बोस-आइंस्टाइन, जो वेरी इंपॉर्टेंट आज की डेट में चलनी है। तो प्लाज्मा की बात करते हैं सबसे पहले। द स्टेट कंसिस्ट ऑफ सुपर एनर्जेटिक एंड सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स, ठीक। सो दीज पार्टिकल्स आर इन द फॉर्म ऑफ आयोनाइज्ड गैसेस होती है हमारी ये, ठीक है। जैसे फ्लोरोसेंट ट्यूब होती है, आपने देखी होगी, बड़ी सी जो रॉड होती है ना, लंबी सी, उसके अंदर कौन सी गैस होती है? उसके अंदर होती है हमारी हीलियम गैस। द फ्लोरोसेंट ट्यूब एंड नियॉन साइन बल्ब्स कंसिस्ट ऑफ प्लाज्मा। इनसाइड अ नियॉन साइन बल्ब देयर इज अ नियॉन गैस होती है, एंड इनसाइड अ फ्लोरोसेंट ट्यूब देयर इज अ हीलियम गैस, और कोई अदर गैस भी हो सकती है। इसमें क्या होता है? द गैस गेट्स आयोनाइज्ड, ठीक है, दैट इज की गेट्स चार्ज्ड व्हेन इलेक्ट्रिकली एनर्जी फ्लोज थ्रू इट। सो दिस चार्जिंग अप क्रिएट करता है एक प्लाज्मा ग्लोइंग इनसाइड द ट्यूब ऑफ बल्ब। सो द प्लाज्मा ग्लो होता है विद द स्पेशल कलर डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द गैस। यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, द सन एंड द स्टार्स ग्लो बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मा इन देम, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, ओके। और ये भी इंपॉर्टेंट है कि द प्लाज्मा इज क्रिएटेड इन स्टार्स बिकॉज ऑफ वेरी हाई टेम्परेचर। इतना वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको बता रहा हूँ कि प्लाज्मा का क्रिएशन इन स्टार्स कैसे होता है, बिकॉज ऑफ वेरी हाई टेम्परेचर, खत्म। बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, ये हमारी 5वीं स्टेट है। 1920 में क्या हुआ था, इंडियन फिजिसिस्ट हमारे सत्येंद्रनाथ बोस जी had done some calculation for a fifth state of matter. So, building on his calculation, Albert Einstein predicted a new state of matter, the Bose, ठीक, और Albert Einstein अपना। So, the Bose-Einstein condensate in 2001, Eric A. Cornell, sorry, Balfour-Gang, Catterley and Carly Payman of USA received the Bose-Einstein condensation is the BEC. Bose-Einstein condensation is formed by cooling a gas of extremely low density, very important। बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट का फॉर्मेशन कैसे होता है? किसी भी गैस को एक्सट्रीमली लो डेंसिटी पे क्या करते हैं हम? कूल करते हैं, ठंडा होने पे। और वहीं प्लाज्मा क्या हो रहा है? बहुत ज्यादा हीट पे बन रहा है। तो देख रहे हैं इनका अपोजिशन, अबाउट 100,000 द डेंसिटी ऑफ नॉर्मल एयर से इतनी कम, टू सुपर लो टेम्परेचर। भाई साहब, यू कैन लॉग ऑन टू वगैरह सर्च कर सकते हो। तो बस इसका ही इंपॉर्टेंट है कि जो बोस आइंस्टाइन जी की जो भी हमारी कंडक्शन स्टेट है, वो एकदम सुपर लो टेम्परेचर पे होती है और प्लाज्मा हाई टेम्परेचर होती है, खत्म। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? ये पॉइंट्स हैं, अगर आप चाहो तो पढ़ लेना, आपको मैं सब पढ़ा चुका हूँ। आई एम नॉट श्योर, आई एम डैम श्योर दैट नॉट इवन अ सिंगल क्वेश्चन इज गोइंग टू बी आउट ऑफ योर टच इफ यू आर गोइंग टू डू दिस। ठीक भाई, पढ़ो इसको, इवेपोरेशन प्रोसेस, कूलिंग सब बता चुका हूँ। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 किलोग्राम वगैरह वगैरह। ये चाहो तो पढ़ लेना कि टेम्परेचर की यूनिट है केल्विन, सिंबल उसका के है। लेंथ, लंबाई को मीटर में नापते हैं, इसको स्मॉल लिखते हैं एम। मास का है हमारा किलोग्राम,
और भार का है हमारा न्यूटन, ये इंपॉर्टेंट लिख लो, ठीक है। इनमें बंदे बहुत कंफ्यूज होते हैं मास और वेट में। मास की यूनिट है किलोग्राम और वेट का है न्यूटन। वॉल्यूम का हमारा है क्यूबिक मीटर। क्यों, आयतन होता है ऐसे, क्यों, मीटर मीटर मीटर, ठीक है। तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तो डेंसिटी क्या होता है, किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। और प्रेशर को हम पास्कल में मापते हैं, आपको बताया उनके ये सिंबल्स हैं, आप देख लें। आप ये कर लोगे आराम से। फार्मूला, कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू द सेल्सियस स्केल, आपको बता चुका हूं पहले। C/5 बराबर केल्विन है ना, तो K माइनस 273/5, वही रख दो यार, 293 केल्विन दे रखा है तो केल्विन की जगह 293 रख लो। C/5 बराबर हो जाएगा 293 माइनस 273/5। तो कितना बचा, 0, 9 से 7 के 2, 20/5। C/5, 5 से 5 कैंसिल, तो C इज इक्वल टू 20 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा, ये खत्म। ऐसे करके आप कर लेना, ठीक है। गिव रीजन द फॉलोइंग, ठीक है ठीक है। आई एम श्योर बहुत लंबा हो गया वीडियो। ये कोई भी अगर डाउट हो ना, जस्ट टू व्हाट्सएप मी ऑन दिस नंबर एंड कीप ऑन वॉचिंग द वीडियो रेगुलरली। यार आई एम टेलिंग यू, ये वीडियो मैं डेली अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है। कोई भी डाउट हो या तो व्हाट्सएप करो या फिर कमेंट करो। बाकी सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। एंड वीडियोस बाद जल्दी आएंगी, डोंट वरी। मैं थोड़ा प्रॉब्लम में था, अब ठीक हो गया हूँ, तबीयत भी ठीक है, लैपटॉप भी ठीक करा दिया, सब चल रहा सही से। आप बस पढ़ाई करो। तब तक के लिए जय हिंद एंड गुड डे।